ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। कुल 825 में से 349 ब्लॉक में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। 476 ब्लॉक में प्रमुखों के लिए कल वोटिंग होगी। आज 187 प्रत्याशियों में नामांकन वापस लिया है। 476 ब्लॉक प्रमुखों के लिए कुल 1710 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल मतदान होना है और उससे पहले जो स्थिति है वो इस तरीके से साफ हुई है कि कुल 885 हैं, जिनमें से 349 ब्लॉक में प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब बचते हैं 476 ब्लॉक, जिसमें प्रमुखों के लिए कल वोटिंग होगी। आज 187 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 476 ब्लॉक प्रमुखों के लिए कुल 1710 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो देखिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान और मतगणना कल होगी, लेकिन उससे पहले कई सीटों पर तमाम उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के नाम वापस भी लिए गए हैं। बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत बेनी प्रसाद की बहू और सपा प्रत्याशी रेणु वर्मा का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। वो सिरौली गौसपुर ब्लॉक से प्रत्याशी थी। यहां भाजपा प्रत्याशी सपना चौहान ने पर्चा वापस ले लिया। दूसरी तस्वीर सोनभद्र की, जहां दुधी ब्लॉक में 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया, जिससे भाजपा की रंजना चौधरी का निर्विरोध जीतना तय हो गया। तीसरी तस्वीर है प्रतापगढ़ की, जहां लक्ष्मणपुर ब्लॉक में प्रेमलता सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। यहां राजेश सिंह ने नाम वापस ले लिया है। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब साफ होता जा रहा है कि किस जिले में कल कितने ब्लॉक में चुनाव होगा। बात अगर आजमगढ़ की करें तो कुल 22 ब्लॉक हैं, जिनमें से 17 पर कल मतदान होगा। गोरखपुर में 20 ब्लॉक में से 17 ब्लॉक में भाजपा की निर्विरोध जीत हो चुकी है, यानी सिर्फ 3 ब्लॉक बचते हैं जिनमें चुनाव होना है। एटा के 8 ब्लॉक में से 5 में प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। कल सिर्फ 3 ब्लॉक में ही मतदान होगा। जबकि सोनभद्र की बात करें तो 10 में से 5 प्रमुखों के लिए कल वोटिंग होगी। कासगंज में 5 ब्लॉक में भाजपा का कब्जा है। 2 ब्लॉक में कल वोटिंग होनी है। तो देखिए, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और आज जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो चुकी है। और अब बात गोरखपुर की, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। गोरखपुर में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप की ओर है। आपको बता दें, 20 में से 17 ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। गोरखपुर के उर्वा, बड़हलगंज और बेलघाट में कल वोटिंग होगी, यानी सिर्फ 3 ब्लॉक में वोटिंग होगी। निर्विरोध जीते 17 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं। तो देखिए, गोरखपुर में कुल 20 ब्लॉक और इन 20 ब्लॉकों में से 17 की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। 17 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, 20 ब्लॉक में से 17 पर भाजपा का कब्जा, अब 3 में किस तरीके से मुकाबला होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, दिलचस्प तरीके से अगर बात करें, 20 ब्लॉक में 17 ब्लॉक पर भाजपा पूरी तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है और 3 जो सीटें बची हुई है ब्लॉक प्रमुख की, उसमें उरुआ, बड़हलगंज और बेलघाट बचा हुआ है। और इन्हीं 3 सीटों पर कल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। और अभी तक अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह का घटनाक्रम रहा, कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अन्य जो दल है उसके भी प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं दाखिल कर सके। और 3 ऐसी सीटें रही हैं जिस पर आज पर्चा वापस हुआ है। और कुल इसको मिलाकर 17 जो ब्लॉक हैं वहां पर भाजपा पूरी तरह काबिज हो गई है और एक तरह से पूरी दमदारी दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। और अगर प्राची 2022 की बात करें तो जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें दमदारी दिखाई, और अभी ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव है उसमें जिस तरह से गोरखपुर में क्लीन स्वीप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जी पूरी दमदारी भाजपा की दिखाई दे रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीरज। देखिए, गोरखपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर है, क्योंकि 17 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। 3 सीटों पर कल चुनाव होना है।
और एक और बड़ी खबर एटा से। एटा में 8 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। 3 पर कल मतदान होगा। एटा में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 3 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर कल मतदान होना है। 5 ब्लॉक में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एटा में 8 ब्लॉक हैं जिनमें से 5 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि 3 ब्लॉक ऐसे रहते हैं जिन पर कल मतदान होना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एटा से खबर है कुल 5 ब्लॉक जिनमें से माफ कीजिएगा कुल 8 ब्लॉक जिनमें से 5 पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं और 3 पर कल चुनाव होने हैं। और कल होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतदान के पहले हर जिले में पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान होना है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जिलों की, किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। चंदौली में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वोटिंग के दौरान उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जबकि रायबरेली की अगर बात करें तो वोटिंग से पहले आज पुलिस फोर्स ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। देखिए फिलहाल 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जबकि बात अगर हरदोई की करें तो पुलिस शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी तैयारियां पूरी करने में जुट गई है। तो चंदौली और रायबरेली की फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए तस्वीरें तमाम जिलों से ऐसी ही आ रही हैं क्योंकि नामांकन के दौरान, पर्चा वापसी के दौरान हिंसक तस्वीरें उत्तर प्रदेश से देखने को मिली हैं, जिसको देखते हुए कल होने वाले मतदान को लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह खास तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। सोनभद्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। सोनभद्र में 10 ब्लॉक हैं जिनमें से 5 ब्लॉक में प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। 3 पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि 2 अपना दल एस के प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। सोनभद्र में 5 ब्लॉक प्रमुखों के लिए कल वोटिंग होनी है। तो आपको बता दें कि सोनभद्र में भी स्थिति जो है वो साफ हो गई है। बात अगर सहारनपुर की कर लें तो सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि बीते कल हुए ब्लॉक प्रमुख नामांकन को स्वीकार किया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन चुनावों में। अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीडीसी के अपहरण का एमएलसी पर आरोप लगा है। महराजगंज थाने में एमएलसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। सपा एमएलसी राकेश यादव गुड्डू पर मुकदमा दर्ज हुआ है। राकेश यादव गुड्डू की पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी एमएलसी का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में एमएलसी बीडीसी को धमकी और पैसे का लालच दे रहे थे। तो देखिए जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, बीडीसी को रिझाने के लिए लगातार जो प्रत्याशी हैं वो तमाम कोशिशें करते हैं और कई बार बीडीसी जो है उनका अपहरण तक हो जाता है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर में नामांकन के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई सपा की महिला प्रस्तावक से मुलाकात की। सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने गुरुवार को नामांकन के दौरान हुई जिलों में हिंसा और कई जगहों पर सपा नेताओं से बदसलूकी और पर्चे फाड़ने की घटनाओं पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिलाओं और नेताओं का अपमान किया। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के निर्विरोध जीत को भी अखिलेश यादव ने सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। कन्नौज में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एबीपी के चैनल के पत्रकार को अपमानित किया, पीटा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई बार रहे स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपमानित करने का काम किया है। ये जो अपमान हो रहा है और जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के सहारे पर
पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार जनता के साथ और जो चुने हुए हैं सदस्य उनके साथ किया है। ये केवल परसेप्शन बिल्डिंग है कि अगर सदस्य नहीं जीत पाए हैं तो हम अध्यक्ष कैसे जीत जाएं, एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बाहर क्रिएट करना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर संत कबीर नगर से, जहां बीडीसी सदस्य अजय का अपहरण हो गया है। अजय के परिजनों ने थाने में तहरीर दर्ज करवाई है। भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राम वृक्ष पर अपहरण के आरोप लग रहे हैं। महुली थाना के ठाठर गांव से अजय की किडनैपिंग हुई है और आरोप जो है वो भाजपा प्रत्याशी पर लगाया गया है। परिजनों ने अपहरण की तहरीर दर्ज कराई है। और बात बागपत की करेंगे, जहां पुलिस पर एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य महिला को हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस दौझा गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य को बागपत ब्लॉक में लाई और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों ने ब्लॉक में हंगामा किया। बागपत ब्लॉक प्रमुख के लिए कल मतदान होना है। अगली बड़ी खबर आपको आगरा से बताएंगे, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला। आगरा में 15 ब्लॉकों में से 14 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, यानी बीजेपी के प्रत्याशियों ने यहां पर कब्जा कर लिया है 15 में से 14 ब्लॉक पर। केवल बरौली अहीर ब्लॉक पर कल चुनाव होना है। बीजेपी प्रत्याशी उत्तम सिंह का मुकाबला सपा की सरिता यादव से होगा। बरौली अहीर ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। आगरा में बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि एक तरफा जीत आप इसे कह सकते हैं। 15 ब्लॉक हैं जिनमें से 14 पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीते जा चुके हैं। और गोंडा में कटरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक बैजनाथ दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनसभा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे से लैस होकर नामांकन करने के लिए कह रहे हैं। बताया गया कि कटरा ब्लॉक में सपा समर्थित प्रत्याशी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन पर्चा खरीदने नहीं दे रहे थे। अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो। बात कासगंज की, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। कासगंज में कुल 7 ब्लॉक हैं, जिनमें से 5 में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कासगंज में 2 ब्लॉक में कल प्रमुख के लिए वोटिंग होगी। कासगंज में 5 ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। कासगंज में सोरो और गंज डुंडवारा में कल वोटिंग होनी है। इसके साथ ही साथ लखीमपुर का हाल भी आपको बता देते हैं। कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान एक महिला प्रस्तावक से बदसलूकी और उसकी साड़ी खींचने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है और मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस घटना का संज्ञान लेने के बाद लखीमपुर के पसकवा ब्लॉक में हुई बदसलूकी की घटना पर मोहम्मदी सीओ अभय प्रताप मल्ल समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं महिला से बदसलूकी के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी था जबकि दूसरा शख्स उसका समर्थक था, जिन्होंने नामांकन के दौरान एक महिला प्रस्तावक को रोकने के लिए उसकी साड़ी खींच दी थी। लेकिन ये घटना सामने आते ही सीएम योगी ने परसवा में तैनात पुलिस वालों और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। सीएम योगी ने साफ कहा है कि किसी भी हालात में माहौल खराब करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि लखीमपुर महिला बदसलूकी मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि भाजपा कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेती है। लखीमपुर की घटना का जो आप उल्लेख कर रहे हैं कि एक आपने स्वयं से उल्लेख किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी का कोई समर्थक था। सरकार पूरी तरीके से जांच करके कई लोगों को उसने गिरफ्तार भी किया है। कठोरतम कार्रवाई करते हुए वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है। और जो लोग दोषी होंगे, एक भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जिस दल से संबंधित हो, चाहे कहीं का भी हो, एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, ससुर को जिताने के लिए बहू ने पर्चा वापस ले लिया। कौंधियारा ब्लॉक से सपा के इंद्रनाथ मिश्र की निर्विरोध जीत हो गई है। इंद्रनाथ मिश्र की बहू ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन किया था।
कौंधियारा ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था और अब ससुर को जिताने के लिए बहू ने अपना पर्चा वापस लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंद्रनाथ सिंह यहां पर निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कौंधारिया ब्लॉक में अब जो निर्विरोध प्रत्याशी हैं वो चुन लिए गए हैं, क्योंकि इंद्रनाथ मिश्र की बहू ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन अब उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। और अगली बड़ी खबर, कॉमन सिविल कोड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को सही वक्त ही बताया गया है। देश धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठ चुका है। तलाक के एक मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि कॉमन सिविल कोड की उम्मीद को हकीकत में बदल देना चाहिए। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ डिटेल्स इस टिप्पणी के बारे में? प्राची, दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वक्त वक्त पर मांग उठती रही है। इसकी वजह यह है कि जो दलील जो लोग इसके पक्ष में देते हैं वो उनका ये कहना है कि जब एक देश है तो सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। धर्म और जाति के हिसाब से कानून नहीं बनते हैं, क्योंकि देश के सभी नागरिकों पर एक कानून होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश की बात करते हैं तो इसमें जो टिप्पणी की गई है वो ये कहती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ही नहीं, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी, जिसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1985 का फैसला है वो केंद्रीय सरकार के पास भेजा जाए और केंद्र सरकार उस पर विचार करे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है किसी को जानकारी नहीं। लिहाजा हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उसी बात पर जोर दिया है कि हमारे देश में अब जबकि देश इतना आगे बढ़ रहा है, जो हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आखिर इस ओर क्यों नहीं आगे बढ़ते कि जब देश के सभी लोगों के लिए एक ही कानून हो। और ये जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और टिप्पणी आई है, इसकी कॉपी भी अब केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय के पास भेजने की बात कही है हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में। शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी के लिए। भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में बढ़ती जा रही अश्लीलता और फूहड़ता पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए अब ऐसी फिल्मों के लिए अनुदान नहीं देने का फैसला किया है। भोजपुरी फिल्मों में फूहड़, संवाद और अश्लील गानों और सीन्स के चलते यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी के पास प्रस्ताव भेजा था कि ऐसी भोजपुरी फिल्में जिनमें खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है, उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाला फंड बंद कर दिया जाए, जिसके बाद योगी सरकार ने ऐसी फिल्मों को अनुदान देने पर रोक लगा दी है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो निराश हैं भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती हुई अश्लीलता को लेके, तो मैंने बताया कि महाराज जी, भोजपुरी फिल्मों को परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता, अधिकांश फिल्मों को। और वहाँ का जो गीत संगीत है फिल्मों का, उससे किसी विवाह या किसी शादी समारोह में जब बजता है तो सब परिवारजन बहुत असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये मनोरंजन के नाम पे एक तरह से हमारी सभ्यता को, संस्कार को नष्ट किया जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप इस विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं तो आप उनको सरकारी सहायता रोक दें। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली और मैं आपने इस सेंसिटिविटी को, इसकी गहराई को और इसकी नाजुकता को समझा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी एक सीख होगी, एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था। हम लोगों को शर्म आती थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है। उधर यूपी की जेलों में बंद तबलीगी जमात के विदेशी और भारतीय सदस्यों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस मामले में शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ के एसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने तीनों जिलों के एसपी को 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा है, जिन्हें कोर्ट को बताना होगा कि अब तक जेलों में बंद तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं पेश की गई। साथ ही 8 जून 2021 के हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
मऊ जिले के एसपी को यह भी बताना होगा कि जमातियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 क्यों लगाई गई। आपको बता दें कि मार्च 2020 में नई दिल्ली में हुई मरकज में विदेशी और भारतीय जमाती शामिल हुए थे, जिन पर महामारी एक्ट और फॉरेंस एक्ट के तहत ही आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में जमातियों ने पुलिस चार्जशीट को चुनौती देते हुए केस रद्द किए जाने की अपील की थी। ये मामला थाईलैंड के 18 विदेशी जमातियों से जुड़ा है, जिन्हें शाहजहांपुर और हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। तो हाईकोर्ट ने एसपी मऊ, एसपी शाहजहांपुर, एसपी हापुड़ को व्यक्तिगत रूप से 15 जुलाई 2021 को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है और निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र इन जिलों की जो चार्जशीट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी और टाइप कॉपी उनके अधिवक्ता को रिसीव करा दें, ताकि जो 15 जुलाई की तारीख है उस दिन इसकी हियरिंग हो जाए, क्योंकि ये फॉरेनर्स हैं और इसमें जो धाराएं भी लगी हुई हैं वैसी धाराएं नहीं हैं।